एक सेकेंड देना मुझे ना, मैं पहले रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ। स्टार्ट। ठीक है, तो हाँ, हमने बोला था कि हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो नल हाइपोथेसिस, एक तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आपका सवाल है कि सर क्या कोई ऐसी हाइपोथेसिस होती है जो कि रिजेक्ट करने के लिए ही बनी होगी, या फिर कोई ऐसी हाइपोथेसिस है जो आपने एक बार प्रूव कर ली, मतलब कि वंस प्रूवन उसको हम सेट राइट छोड़ देंगे ऐसे ही कि वो प्रूवन है, अब इसको और कोई चेंज नहीं कर सकते, ऐसे ही कुछ पूछा आपने? यस सर यही था। एग्जैक्टली, ठीक है। देखो, पहले तो हमने देखा कि रिसर्च एक साइक्लिक और एवर इवॉल्विंग प्रोसेस है ना। उसको हम ये नहीं कह सकते कि यार बस अभी मैंने ये फाइंड कर लिया, अब इसके आगे इसमें कुछ गलत नहीं, कुछ सही नहीं, ठीक। या फिर आप ये भी नहीं कह सकते कि मैंने जो फाइंड किया है वो ही सही है या वो एकदम गलत है। मतलब कि ना तो आप उसको थरली रिजेक्ट कर सकते हो, ना तो थरली एक्सेप्ट कर सकते हो। आप सिर्फ उसको इवेल्युएट कर सकते हो इस बेसिस पे कि मेरे एविडेंस या तो उसको सपोर्ट करते हैं या तो रिजेक्ट करते हैं। ये आपको थोड़ा सा और मैं क्लियर करता हूँ। जैसे कि हमारे पास है एक नल हाइपोथेसिस, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि नल हाइपोथेसिस सर इज स्क्रीन मेंट टू। शेयर नहीं हो रही है सर। अच्छा, एक्सक्यूज स्क्रीन मी शेयर सर। नहीं है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर नहीं है? हो रही है सर मेरे को। सर दिख रही है। सर हो रही थी, सर अभी नहीं हो रही। अब वैसे तो आ रही थी। नाउ इट्स विजिबल सर। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो मैंने कहा कि एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब मैं आपसे जब बार बार ये कह रहा हूँ कि नल हाइपोथेसिस इज मेंट टू बी रिजेक्टेड, तो मेरे हिसाब से आपके किसी ना किसी के दिमाग में ये चीज तो आनी ही चाहिए कि सर आप जब बार बार ये कह रहे हो कि नल हाइपोथेसिस मेंट टू बी रिजेक्टेड, तो आप तो बायस्ड हो गए। मतलब कि आप तो ये कह रहे हो कि सर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके ही मानेंगे। तो एक स्टेटमेंट ये भी हो सकता है इसमें कि आप कहो कि सर रिसर्चर तो बायस्ड हो गया, क्योंकि नल हाइपोथेसिस तो बनाए रिजेक्ट करने के लिए, लेकिन उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि आप उसको कैसे रिजेक्ट करोगे। बिहाइंड दी आपके बैक ऑफ योर माइंड इट विल बी देयर कि नल हाइपोथेसिस मेंट टू बी रिजेक्टेड। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इट इज इन लिटरेचर, एग्जाम में क्वेश्चंस भी आता है आपको कि मेंट टू बी रिजेक्टेड विच हाइपोथेसिस, तो नल हाइपोथेसिस, ठीक है। इस पे आज हम बात करेंगे, आपको ये सब चीजें समझ में आएगी। आपका सवाल, आपके सवाल का जवाब अभी के लिए ये है कि नल हाइपोथेसिस हाँ ये रिजेक्ट होने के लिए ही बना होता है। रिसर्चर कभी कोशिश नहीं करेगा उसको सही प्रूफ करने की, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने की कभी कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक हाइपोथेसिस है जिसको हम बोलते हैं रिसर्चर्स हाइपोथेसिस। कल हमने बात की थी इस पे। उसको इसके लिए वो पूरी मेहनत कर रहा है, इसके लिए नहीं कर रहा, ठीक। और दूसरी चीज जो रिसर्चर हाइपोथेसिस है, मान लेते हैं हम यहीं से शुरू करने वाले थे आज, कल वाला एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा आपकी और मेरी बात करते हैं। मैंने कहा कि ये 2000 नहीं है, ठीक है, और आपने कहा वही मंथली इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। मैंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, उस सर्वे के अकॉर्डिंग 2000 था और मेरे अकॉर्डिंग 2000 नहीं है, या फिर 2000 से ज्यादा है या फिर 2000 से कम है। दिस इज नॉट इक्वल टू 2000, ठीक है, नॉट इक्वल टू का साइन, ठीक। आपने कहा नहीं सर मुझे ज्यादा पता है, इट इज ग्रेटर देन 2000, जो भी इनकम है इट इज ग्रेटर देन 2000। आपने एक स्टडी कंडक्ट की। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। आपने क्या किया, हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स कि आप एक सैंपल लेते हो, ठीक। आपने सैंपल लिया, सैंपल रैंडमली डिफाइन किया, आपने उनकी पूरा सर्वे किया, मेथोडोलॉजी आपका पार्ट बहुत अच्छा था, बिल्कुल बायस नहीं थे किसी भी चीज के लिए। आपने होमोजेनस पॉपुलेशन ली, ठीक है, होमोजेनस पॉपुलेशन ली, अच्छी अच्छी सैम्पलिंग टेक्निक लगाई, सब कुछ प्रॉपर किया, और आपको ये पता चला कि जो एनुअल इनकम थी दैट वाज नॉट 2000, दैट वाज 2500, मतलब कि 500 मोर। अब आपका जो हाइपोथेसिस बनाया हुआ था ये क्या है, करेक्ट क्या इनकरेक्ट? जो आपका रिसर्चर हाइपोथेसिस था, रिप्लाई रिप्लाई, है ना। इस सिचुएशन में जो आपका नल हाइपोथेसिस है, ये रिसर्चर हाइपोथेसिस था कि ये ज्यादा है, नल हाइपोथेसिस था कि जो इनकम है वो इक्वल है 2000 के। ये सबको समझ में आया जो मैंने अभी लिखा? मैं इसको और थोड़ा क्लियरली लिखूंगा। नल हाइपोथेसिस था कि इनकम जो है वो इक्वल है 2000 के लिए, क्योंकि ये प्रूवन है, ये यहाँ से प्रूवन है, इस सर्वे में आया हुआ है।
और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कह रहा है कि इट इज इनकम इज मोर देन 2500। अब ये जो सेट बना हुआ है ना यहाँ पे, सॉरी ये H1 है, ठीक है, ये H1 है, ये जो सेट बना हुआ है दिस इज अ हाइपोथेटिकल सेट, ठीक है, दिस इज नल हाइपोथेसिस, दिस इज अल्टरनेटिव या रिसर्चर्स हाइपोथेसिस। रिसर्चर ये प्रूव करना चाह रहा है, रिसर्चर के दिमाग में ये, आपके दिमाग में ये है कि 2500 है या फिर तो 2000 से ज्यादा है, अभी के लिए 2000 से ज्यादा है। आपने पूरी रिसर्च अच्छे से की, एट द एंड आपको पता कि चला कि ये 2500 है, 2000 नहीं है, मतलब 500 मोर, ठीक। अब आप क्या कहोगे कि अब आपके पास दो स्टेटमेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना, दो स्टेटमेंट है। या तो आप ये कहोगे कि मेरा जो हाइपोथेसिस है, मतलब कि रिसर्चर का जो हाइपोथेसिस है दिस वन H1 इज सिलेक्टेड या एक्सेप्टेड, या फिर आप ये कहोगे कि H0 इज रिजेक्टेड। मैंने कल बात की थी, क्या क्या कहना ज्यादा उचित होगा, ज्यादा ठीक क्या कहना होगा, अप्रोप्रिएट क्या होगा कहना? Sir, failed to be. नल हाइपोथेसिस, Fail to prove null. नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, नल Failed to be हाइपोथेसिस Fail to reject. रिजेक्टेड, नल हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट कर दिया। अब जब आपने इसको रिजेक्ट कर दिया तो आपके पास बचा क्या? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो आप इसको बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट कर लेते हो। अब इसको बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा सा पेशेंस आपका चाहिए यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया, मैं कभी नहीं कहा कि इसको अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट किया। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसके बाद ये स्टडी आपने कंडक्ट कर ली, आप घर पे बैठ गए, आपका पेपर पब्लिश हो गया, मैं आया, मैंने आपकी स्टडी से कहा कि नहीं नहीं नहीं, आपने जो स्टडी उस ईयर में की थी या फिर उस दिन परसों के दिन आपने जो स्टडी की थी, डे बिफोर यस्टरडे आपने जो स्टडी की थी वो गलत है। आपने कहा भाई कैसी बात कर रहे हो आप, क्यों गलत है? मैंने कहा मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। मैंने फिर से एक हाइपोथेसिस बनाया, नल तो सेम था कि इनकम जो है 2000 है, ठीक है, और H0 मैंने बोला कि इनकम जो है वो लेस देन है 2000 के, ठीक है, समझ आ रहा है? ये हाइपोथेसिस समझ में आया? Yes, sir. ये हाइपोथेसिस कहाँ से आया, कहाँ से अच्छा आ सकता है हाइपोथेसिस, इमेजिन करो। हम मतलब थोड़ा इस पे दिमाग लगाओ, हाइपोथेसिस कैसे बनाया जाता है। Literature review. एग्जैक्टली, लिटरेचर रिव्यू। मेरा नॉलेज बेस क्या है, मैंने पहले क्या पढ़ा हुआ है, मुझे कितना इसमें एक्सपीरियंस है पहले, ठीक है, और मैं हूँ क्या, ठीक है। जैसे कोई इकोनॉमिस्ट ये कहे कि हाँ 2000 से कम है तो उसकी बात मानने लायक होगी, करेक्ट ना, क्योंकि हाँ वाकई वो उसे आइडिया है तभी वो कह रहा है कि 2000 से कम है। अब वो आया, उसके पास अपना लिटरेचर सोर्स है, उसके पास सब कुछ अपना है, और उसने कहा कि भाई 2000 से कम होगा। आप कह रहे थे कि 2000 से ज्यादा होगा, आपने प्रूफ भी कर दिया था, यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे आपने प्रूवन है ये चीज, ठीक है, प्रूवन है। जिसको इसमें कुछ भी समझ में ना आए, कहीं भी मिस हो, आपको प्लीज पूछना, ठीक है। ये कंसेप्ट बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। आपने प्रूफ कर चुके, मैं आया अलग से, मैंने ये कॉन्सेप्ट को ले लिया, और उसके बाद मैंने कहा मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। मैंने भी पूरी अच्छे से स्टडी की, सेम सैंपल लिए, इनकम सैंपल मतलब कि अच्छे सैम्पलिंग टेक्निक की, इनकम लिया, होमोजेनस ग्रुप लिया, रिप्रेजेंटेटिव लिया, सैंपल मतलब कि क्या, पूरे इंडिया का टोटल अच्छा सा रिप्रेजेंटेटिव लिया एक सैंपल को, पूरा सब कुछ अच्छे से किया, और मैंने पाया कि जो मेरी स्टडी है वो कह रही है कि इनकम इज वाकई लेस देन 2000 और इक्वल टू 1950। इस केस में क्या हो सकता है, जो हमारा कंक्लूजन होगा वो क्या होगा? सर जो Fail, हमारा sir. हाइपोथेसिस फेल होगा। इस केस में सेम कंक्लूजन, क्या, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, और आई कैन से कि दिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज फेल्ड टू बी रिजेक्टेड। इसको रिजेक्ट करना फेल हो गया, इसका मतलब क्या कि हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आपको कहीं भी एक्सेप्टेंस वाली चीज नहीं दिखेगी, आप ये लिखते हो कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। अब दो सिचुएशन थी, एक तो ये भी प्रूवन हो गया, अब तो एक तो ये भी प्रूवन हो गया। अब इसमें क्या सही है क्या गलत है? ये चीज भी प्रूवन है, ये चीज भी प्रूवन है। तो इस केस में बहुत सारी स्टडीज ऐसी होती हैं जिसमें बहुत सारे हाइपोथेसिस प्रूव होते हैं, कुछ डिसअप्रूव होते हैं। तो ये सारी चीजें कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसको आप कहीं भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। आपको शायद अब आंसर मिला होगा जिसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। ये सब चीजें बहुत कंटिन्यूअस प्रोसेस है। किसी भी चीज को इंप्रूव करने के लिए, पॉइंट टू पॉइंट प्रिसीजन लाने के लिए, एक्यूरेसी लाने के लिए, आप इसको एवर इवॉल्विंग चीज है, करते रहते हो करते रहते हो करते रहते हो।
और एट दी एंड आपको उससे एक थ्योरी निकल के आ जाती है विच कुड नॉट बी प्रूवन, मतलब विच कुड नॉट बी प्रूवन रॉन्ग। जैसे कि अभी हमारे पास जो है वार्म अप, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं वार्म अप पे बहुत सारी स्टडीज हुई होंगी कि परफॉर्मेंस को वाकई इंप्रूव करता है कि नहीं। कुछ ने कहा होगा कि नहीं इंप्रूव नहीं करता, कुछ ने कहा होगा कि उतना सिग्निफिकेंटली इंप्रूव नहीं करता। कहा मेरा मतलब है कि हाइपोथेसिस प्रूव किए होंगे, हजारों लाखों हाइपोथेसिस प्रूव हुए होंगे, लेकिन एट द एंड नाउ वार्म अप इज अ प्रैक्टिस विच इज लाइक कंपल्सरी, मैंडेटरी, विच improves द परफॉर्मेंस। किसी को आज की डेट में वार्म अप पे डाउट नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि वार्म अप previous like prior to our workout could improve the performance and this is a theory। समझ आया? Yes, sir. मतलब कि जब आप एक ही चीज को बहुत ज्यादा बार प्रूव कर चुके होते हो, उसको कंसेप्चुलाइज कर चुके होते हो, उसको बिल्कुल कंक्रीट कर चुके होते हो, तब आप उसको एक थ्योरी की तरह कंसिडर करते हो और उसके बाद आप उसको कभी डिस्प्रूव ऐसे नहीं कर सकते कि वार्म अप से परफॉर्मेंस खराब हो रही है। कुछ हाँ ऐसे कह सकते हो कि इस टाइप के वार्म अप से थोड़ी परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट हो गई इस केस में, या फिर ज्यादा एक्सेस वार्म अप से। लेकिन आइडियली आज एक थ्योरी बन गई कि हाँ थ्योरी ये करने से ऐसे होता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, प्रोटीन लेने से मसल मास बढ़ता है। तो दीज आर ऑल दी डेवलपिंग थ्योरीज जो आपकी आंखों के आगे आज डेवलप हो रही है। इस पे बहुत सारे रिसर्च पेपर चलते रहते हैं। समझ में आया? किसी को कोई भी डाउट है? नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस? पे अच्छे से नहीं कर पाया क्लास, थोड़ा नेटवर्क इशू था, तो और एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? प्रकाश सर रिकॉर्डिंग देखेंगे क्या प्लीज? ओके ओके, ठीक है, कोई बात अभी इसमें चलो। आएगा बीच में नल और अल्टरनेटिव, उसमें ओके जो भी कुछ बीच में डाउट होगा तो पूछना, ठीक है? ओके ओके। ठीक। फिर हमने कल बात की थी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की। हाइपोथेसिस टेस्टिंग को एक चीज और बोलते थे, कुछ याद है? सर सिग्निफिकेंस टेस्टिंग। Significance testing, sir. सिग्निफिकेंस टेस्टिंग। अब ये सिग्निफिकेंस वर्ड का अपना एक खुद का सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस का मतलब है महत्व या इंपॉर्टेंस। तो इसका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है? जिसे कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हालांकि आज इस पे कोई स्लाइड नहीं है, पर मैं आपको एक अच्छे उससे एग्जांपल से थोड़ा सा प्रूफ मतलब बताने की कोशिश करता हूँ, आपको पूरा क्लियर होगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि आप ये एग्जांपल को फॉलो कर रहे हो, ठीक? अभी मैंने प्रूफ किया था कि मेरा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको हम H1 से डिनोट करते हैं, ठीक, वो क्या कह रहा था कि इनकम इज मोर देन 2000, ठीक है, मोर देन 2000। अब मैंने जब इसको प्रूफ किया, मैंने पूरी मेथोडोलॉजी अपनाई, इसको प्रूफ किया, किसी को भी समझ में ना आए तो पूछना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसको पूरे एकदम सिंपल टर्म्स में समझाने की, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इन केस किसी को डाउट हो तो बिल्कुल पूछना, ठीक है? मैंने इस चीज को प्रूव कर दिया कि इनकम इज मोर देन 2000, लेकिन मेरी स्टडी जो थी उसमें जो रिजल्ट आया वो इनकम इज मोर देन 2000 आया, लेकिन ऐसा आया 2002, ठीक है? और एक स्टडी आपने की और ये मैंने की थी, दिस इज माइन और दिस इज योर्स, ठीक है? आपने कलेक्टिवली एक स्टडी की सब लोगों ने मिलके, और आपका डिसीजन आया ज्यादा तो है लेकिन 2500 है, 2002 नहीं है, 2500 है। अब मुझे बताओ कि ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी स्टडी का हुआ, या ज्यादा अच्छी स्टडी किसकी हुई, या सिग्निफिकेंट किसकी स्टडी है? सर यूअर्स मतलब हमारी। ये वाली ना। इन्होंने सिर्फ ये हाइपोथेसिस बनाया था कि भाई ज्यादा है 2000 के, और 2002 होना या 2000 होना उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है छोटे मोटे एरर्स हुए हों आपकी स्टडी में, हो सकता है आपने किसी को क्वेश्चनर भरने दिया हो, उसकी ऐसी कुछ वो रही हो, इनकम रही हो 1998 ऐसी कुछ रही हो, 1998 रही हो, और उसने डाल दिया 2000, और ऐसे 5-7 लोगों ने कर दिया, तो उसका या तो रेशियो कम चला गया या तो रेशियो, मानते हो ना? अगर ऐसे 5 लोग और कर दे, 5 लोग और कर दे, तो मेरे पास 2-2 करके 10 का डिफरेंस आ जाएगा। तो मेरा जो सम कुछ और आना चाहिए था वो 2010 हो जाएगा, करेक्ट ना? डू यू एग्री? यस सर। होता है, आपने किसी को दिया, आप भाई बताओ आपकी एनुअल इनकम क्या है, हो सकता है उसकी इनकम ये रही हो। कई बार ऐसी भी होती है, प्राइस किसी चीज की ऐसी होती है, आदमी 1 रुपए को मायने नहीं देता, उसे बोलता है सीधे नहीं यार 2000 लिखता हूँ खत्म, सॉरी 2000 लिखता हूँ खत्म।
अब अगर ऐसे 50 लोगों ने कर दिया आपकी स्टडी में, तो 50 लोगों में अगर एक एक स्कोर को आप मानो तो वो तो 50 स्कोर ऑलरेडी हो गए। तो जहां आपका एवरेज ये आना चाहिए था, आपका एवरेज आ जाएगा ऐसा कुछ। तो आपकी स्टडी कहीं ना कहीं थोड़ी सी वैलिडिटी उसकी खराब हो गई, रिलायबिलिटी खराब हो गई, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट खराब हो गया। इस केस में ये जो स्टडी है उतना मान्य नहीं रखी जाएगी, क्योंकि इट इज वेरी क्लोज टू दिस हाइपोथेसिस। भाई आप 2000 कह रहे थे, आप मतलब मैं 2002 कह रहा हूँ, आपकी प्रीवियस स्टडी कह रही है 2000 है, तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। लेटेस्ट मानते हैं कि हम ये 2000 ही ठीक है, आपने इतनी मेहनत की क्या फायदा हुआ। लेकिन अगर आप कहो कि भाई इनकम 2000 नहीं ना होके 2500 है, ये एक बहुत बड़ा डिस्क्लोजर होगा, ये एक बहुत बड़ी रिसर्च होगी कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये रिसर्च की थी जिसमें 2000 आया, और आपने एक रिसर्च की जो कि सब बिल्कुल अच्छे से की, मेथोडोलॉजी वाज ब्रिलियंट, और आपका 2500 आया। इसका मतलब इनकी स्टडी में कुछ ना कुछ फॉल्ट था और आपकी स्टडी एकदम ए क्लास है। तो दिस इज नोन एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, दिस इज नोन एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। समझ में आया? यस सर। ये मैंने इन जनरल बताया आपको, टेक्निकली हम समझेंगे उसको 5%, 95% वो सब समझेंगे, लेकिन पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि आपने हो सकता है ये कहा हो कि, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। आप और मैं टीचर हैं, ठीक है, आप अपने आप को इमेजिन करो, आप और मैं टीचर हैं, ठीक है। हमने कहा कि भाई 50 जो है 100 में से 50 पासिंग मार्क्स है, और लेट अस सी कि कौन टीचर कितने ज्यादा बच्चों को पास करता है, सिर्फ पास करता है, शर्त लगी है सिर्फ पास करने की, ठीक है, पास करता है, ठीक है। अब मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया और मेरे बच्चे सारों का एवरेज आ गया ये, आपने अपने सारे बच्चों को पढ़ाया और आपका एवरेज आ गया ये। अब अगर स्टडी देखी जाए पास करने के लिए, तो सब सारे पास हो गए, मेरे सारों का एवरेज 51 है, आपके भी सारे पास हो गए लेकिन आपके एवरेज 70 है। स्टडी किस बारे में थी? पास होने के बारे में। लेकिन अगर आप उसके रिजल्ट को साइड में रख के ये देखो कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, या फिर किसकी स्टडी, किसकी टीचिंग मेथोडोलॉजी ज्यादा अच्छी थी, तो आपको क्या मिलेगा कि भाई दिस इंडिविजुअल, या फिर आपकी आपके पढ़ाने का तरीका, टीचिंग मेथोडोलॉजी, लर्निंग एब्जॉर्प्शन, सब कुछ बहुत ज्यादा हाई था। मेरा पास तो हुए लेकिन सिर्फ बाउंड्री पे पास हुए, तो इसका जो सिग्निफिकेंस है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। समझ आया? यस सर। बोर तो नहीं हो रहे? नो सर। नो ये सर। सब कॉन्सेप्ट अगर आप बुक में पढ़ते हो, आपको थोड़ा सा बहुत फॉर्मल लैंग्वेज में होता है। इन दैट केस मैं आपको बता भी सकता हूँ, कोई बात नहीं। ये पीडीएफ ठीक है, मैं आपको भेजूंगा, इसमें हाइपोथेसिस के बारे में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सर एक डाउट था हाँ बताओ। सर, मतलब सर ये समझ में नहीं आ रहा है सर, जैसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सर हम किस एस्पेक्ट में बोल रहे हैं? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट किस एस्पेक्ट में बोल रहे हैं, वो हमने ना थोड़ा सा बीच से उठा लिया, इसलिए आपको समझ नहीं आया। प्रूफ करने के एस्पेक्ट में आते हैं, उस पे आते हैं, ठीक है, डोंट वरी, वो आपका डाउट क्लियर हो ओके जाएगा, डोंट वरी। ये बहुत हमने एक एग्जांपल लिया था, इसलिए इसको कंटिन्यू कर दिया मैंने, ताकि आपको समझ में चीजें अच्छे से आ जाए। बस अभी के लिए आप इतना याद रखो कि सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि आपने उस बच्चे को पास किया, लेकिन उसके अच्छे ग्रेड्स भी मैटर करते हैं। दैट इज नोन एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर नाउ, ठीक है। ओके सर। ठीक, ठीक है। तो आई होप थोड़ा तो किसी सबको समझ में आया होगा। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस नथिंग, आप उसको टेस्ट करते हो वेदर इट इज ट्रू और नॉट। टेस्ट कैसे करते हो? ये एक बहुत सिंपल सा प्रोटोकॉल है, और ये एक एडमेंट सा प्रोटोकॉल है कि यू हैव टू सिलेक्ट अ सैंपल, ठीक है, सिलेक्टिंग अ सैंपल टू लर्न मोर अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ पॉपुलेशन। अब मैं कहता हूँ आपसे, एक डाउट है मुझे, ये पॉपुलेशन क्यों नहीं स्टडी कर सकता मैं सैंपल क्यों लूँ, मैं पॉपुलेशन क्यों नहीं ले सकता? पॉपुलेशन इज द लार्जर अमाउंट, मतलब हम लोग मतलब जैसे कि अगर इंडिया का कुछ कल्चर के ऊपर कर रहे हैं तो मतलब क्या है ना, वो पूरा सर लार्जर, तो हम इकोनॉमिकल नहीं है लोग सर। सब, हाँ यस सर। मतलब सब सब एग्जैक्टली बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम, पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन एक हाइपोथेटिकल चीज है, या फिर एक बहुत बड़ी चीज है, इनॉर्मस चीज है, जिसको आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते, उसका पता भी नहीं लगा सकते, और आप सारी सारी पॉपुलेशन को टेस्ट भी नहीं कर सकते। दैट इज नॉट वायबल, दैट इज नॉट फिजिबल, ठीक है। इसीलिए आप क्या करते हो, एक पॉपुलेशन को रखते हो अपने सामने, एक आइडियल पॉपुलेशन को रखते हो, और उसमें से कुछ सैंपल्स को पिक करते हो। इस पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बहुत अच्छे से पता होंगे,
इस तभी तो आप इसके बेसिस पे सैंपल लोगे। पॉपुलेशन कैसी है आपको पता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है, लेट अस सपोज LNIP कॉलेज है, ठीक है। पॉपुलेशन कैसी है इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, फॉर नाउ आपको कुछ नहीं पता। आप गए और आपने सैंपल सिलेक्ट किया और आपको देखना है कि भाई इनके बीच में फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, इन बच्चों के बीच में, LNIP के बच्चों के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है। आप गए वहां से, आपने 30 लोग उठा लिए, 30 लोग उठा लिए और 30 को आपने टेस्ट कर लिया और आपने देखा कि बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है। बाद में आपको पता चला कि इन 30 में से जो 20 लोग थे वो ऑलरेडी योगा के थे या फिर ऑलरेडी किसी ऐसे स्पोर्ट्स के थे जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी एक डोमिनेंट फैक्टर है। अब आपकी रिसर्च क्या हुई, अच्छी हुई या फिर खराब हो गई? सर उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी, क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि सर उनका तो पहले से Sample फ्लेक्सिबिलिटी size। अच्छा है। क्योंकि सैंपल जो था ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं था पॉपुलेशन का। और क्यों नहीं था? क्योंकि आपको पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं पता। तो जब भी आप किसी पॉपुलेशन को टारगेट करते हो, यू नीड टू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स का मेरा मतलब, LNIP आप रिसर्च करने आए और मैंने बोला सर यहाँ पे सारे बच्चे हैं, मतलब कि क्रिकेट भी है कुछ, ठीक, और फुटबॉल भी है कुछ, हॉकी भी है, और MA योगा भी है, और XYZ में मान लेता हूँ कि बास्केटबॉल भी है, और बहुत सारे गेम्स भी हैं, एथलेटिक्स है, जिम्नास्टिक्स है, बहुत सारे गेम है। आपने कहा अच्छा 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 ऐसा है, मतलब योगा की, जिम्नास्टिक्स की, स्विमिंग की, इनकी तो फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी। तो मैंने कहा हाँ सर। तो हम ऐसा करते हैं कि इन स्पोर्ट्स को एक्सक्लूड कर देते हैं, या फिर हम सारों में से प्रोपोर्शनेट सैंपलिंग लेते हैं, मतलब 5 क्रिकेट के, 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके, सबके 5-5 लेते हैं। या फिर हम ऐसा कुछ करते हैं कि हम क्लस्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, टीम स्पोर्ट को अलग, इंडिविजुअल को अलग, ऐसे कुछ, और उसके बाद हम उसमें से पिक करते हैं। फिर मैंने कहा सर एक और प्रॉब्लम है, इसमें तो सारे एज ग्रुप है, मतलब कि हमारे यहाँ 17 से लेके 25 साल तक के एज ग्रुप हैं, PhD होल्डर्स भी हैं, PhD भी हैं सॉरी, या दूसरे कोर्सेज भी हैं। तो आपने कहा नहीं नहीं नहीं, हम सिर्फ BPED को लेते हैं, या सिर्फ MPED और BPED को लेते हैं। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो आपको पॉपुलेशन के बारे में पता थे, उस बेसिस पे आपने सैम्पलिंग टेक्निक की। तो हो सकता है आपको कहीं नेट में ऐसा कुछ स्टेटमेंट मिल जाए कि सैम्पलिंग इज डन ऑन व्हाट फैक्टर्स। ठीक है, तो सैम्पलिंग इज डन ऑन पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स यू नीड टू नो। ये क्लियर हुआ? ये बहुत छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट था, समझ में आया? Yes, sir. मुझे ये मतलब लगता है कि मैं आपको चीज़ों को थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, ताकि आपकी रिसर्च का जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छा बन जाए। इसके आगे आप जो भी पढ़ोगे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो आई होप कि मैं आप जो बताना चाह रहा हूँ आप तक पहुँच रहा होगा, ठीक है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स था। तो आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हो? बहुत ईज़ी सिंपल सी चीज़ है कि आप सैंपल लेते हो, सैंपल किससे लेते हो? पॉपुलेशन से लेते हो। पॉपुलेशन से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए और उसके बाद आप उसको सैंपल को बोलोगे कि हाँ, एक आइडियल सैंपल है, ठीक? सैंपल लिया, उसको सिंपल सा टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद जो भी एविडेंस आया उसके बेसिस पे डिसीजन दिया और आपने कहा दिस इज नोन एज हाइपोथेसिस टेस्टिंग और सिग्निफिकेंस टेस्टिंग, ठीक है? थोड़ा सा थ्योरी देखें तो hypothesis testing or significance testing is a method for testing a claim or hypothesis about a parameter in a population. तो जो क्लेम किया जाएगा वो पॉपुलेशन पे किया जाएगा, लेकिन क्योंकि हम पॉपुलेशन को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हम पॉपुलेशन के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते, दैट इज नॉट वायबल, फिजिबल, इफिशिएंट, इकोनॉमिक, तो हम लेते हैं सैंपल को, उसको सिलेक्ट करते हैं और अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर देते हैं। विच टाइप ऑफ रिसर्च दिस इज? डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल, sorry, statistics, descriptive or inferential? इन्फ्रेंशियल सर। Exactly. Whenever we talk about hypothesis, it's all about inferential statistics, क्योंकि इसी में आपको कुछ प्रूफ करना होता है, कुछ रिजल्ट देने होते हैं। डिस्क्रिप्टिव इज नथिंग, जस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स, तो आपको उसमें कुछ प्रूफ नहीं करना, कोई एविडेंस खास कलेक्ट करके किस चीज को टेस्ट नहीं करना। तो यहाँ पर टेस्टिंग की बात होती है। अब हम बात करते हैं स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक? स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसके बाद नल और अल्टरनेट पे एक बार जाएंगे, ठीक है? सबसे पहला है स्टेट द हाइपोथेसिस। स्टेट द हाइपोथेसिस। अब इसमें हाइपोथेसिस कैसा होना चाहिए? स्टेटिंग द हाइपोथेसिस मींस आपको एक हाइपोथेसिस बनाना है। हाइपोथेसिस कैसा होना चाहिए? null hypothesis. सर थोड़ा सा ठीक है, लॉजिकल। सर यूनिटेल मल्टीटेल शायद से। करेक्ट, वो भी ठीक है। ठीक है, इसके पहले हम ज्यादा बेटर है
कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें तो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, हाइपोथेसिस कैसा होना चाहिए, दो चार मिनट इस पे बात कर लेते हैं तो चीजें और भी ज्यादा ठीक हो जाएंगी। हाइपोथेसिस शुड बी एम्पेरिकली टेस्टेबल। इसका मतलब क्या हुआ? एम्पेरिकली टेस्टेबल, एम्पेरिकल का मतलब एविडेंस होना चाहिए सर। साइंटिफिक क्लियरली जस्ट अ सेकेंड। हाँ, एम्पेरिकली टेस्टेबल मतलब कि कुछ ना कुछ एविडेंस होने चाहिए जिसको आप टेस्ट कर सको। फॉर एग्जाम्पल, इसके बारे में कुछ पता है किसी को? फिलोसॉफिकल रिसर्च है। फिलोसॉफिकल रिसर्च इज नथिंग बट यू ट्राई एंड टेस्ट योर फिलोसफी। आप किसी चीज के बारे में बात करते हो, उसको अच्छा बुरा इवेल्युएट करते हो और उसके बेसिस पे आप जजमेंट कहते हो कि हाँ सोसाइटी में ये ठीक है, ये बुरा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट्स में ये एथिक्स है, ये अनएथिकल है। ये सब आप अपने दिमाग में सोचते हो। इसके टूल्स क्या है, इसको ध्यान रखना है आपको। क्या लिखा हुआ ये? क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें इसके टूल्स हैं फिलोसॉफिकल रिसर्च के। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक रिसर्चर हो, आपके दिमाग में ये थॉट आया कि यार क्यों ना डोपिंग को हम स्पोर्ट्स में वैलिड कर दें। भाई क्योंकि डोपिंग भी तो लेके कोई ना कोई प्रैक्टिस ही करता है। आम आदमी कोई ड्रग ले ले और दौड़ जाए तो थोड़ी ना वो 100 मीटर जीत जाएगा या फिर जंप हाई जंप अच्छी कर लेगा या फिर वेट अच्छा खासा उठा लेगा। मैं कहता हूँ कि यार वो भी तो एक तरीके की प्रैक्टिस ही है, जो कि इंडिविजुअल पूरे साल भर पूरा उसका एक साइकिल बनाता है, उसको परफॉर्म करता है। तो ये जस्ट मेरे एक दिमाग का थॉट है। ठीक, मेरी फिलोसफी कहती है कि यार ड्रग शुड बी ओपन इन दिस ओलंपिक्स और मे बी स्पोर्ट्स। ठीक है, फिर मैंने उसको क्रिटिकली थिंक किया, उसमें लॉजिकल रीजंस दिए, फिर रीजनिंग पूरा एनालाइज किया, उसको एक एनालिसिस भी इसका टूल हो सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ टूल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च। तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, ये सब। ठीक है, फिर आपने अपने ही दिमाग में सोचते 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 उसको एट द एंड कोई ना कोई एक फॉर्म दिया और रिजल्ट बना लिया कि नहीं 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 यार ऐसा नहीं है, ड्रग ठीक नहीं है, आदमी की जो सेहत है वो खराब हो जाती है। मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो ठीक है, जीतना भी ठीक है, परफॉर्मेंस भी ठीक है, लेकिन आप जो बेसिक वैल्यूज है, मतलब एथलीट की लाइफ खतरे में आ सकती है, एथलीट खतरे में आ सकते हो, आपने बोला नहीं नहीं रिजल्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी और ने कुछ और सोचा, उसने दिमाग में एविडेंसेस बनाए, दिमाग में वो सब। अब दीज कैन नॉट बी एम्पेरिकली टेस्टेड और कैन बी टेस्टेड। फिलोसॉफिकल रिसर्च के जो भी हमने अभी आर्गुमेंट्स दिए, कैन दिस बी एम्पेरिकली टेस्टेड? नो सर। नो सर। मैं इसको मेजर करके लाऊं आपके पास और कहूं कि इसको टेस्ट कर दो, जो रिजल्ट लाया वो ठीक है, तो क्या आप उसको टेस्ट कर सकते हो? नो सर। लेकिन मैंने आपके पास लाया, ये भाई दो लोगों ने ना वेट उठाया, आपको बताना है इसमें कौन किसको विनर रखा जाए, रिजल्ट क्या होना चाहिए, आप क्या बोलोगे? दिस विल बी द 120 विनर kg ऑब्वियसली। वाले को। दिस इज एम्पेरिकल। तो हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए कि आप उसको एम्पेरिकली टेस्ट कर सको, उसको उसके बेसिस पे जजमेंट दे सको, प्रूफ कर सको। ठीक है, फिर आता है हाइपोथेसिस शुड बी सिंपल। दिस इज वेरी सिंपल एंड बहुत सिंपल सा है कि हाइपोथेसिस सिंपल होना चाहिए, उसके टर्म्स बहुत सिंपल होने चाहिए। आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स उसमें कन्वोलेटेड कुछ भी नहीं कर सकते, अदरवाइज वो आपकी स्टडी को इफेक्ट करेगा। ठीक, मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। हाइपोथेसिस शुड बी स्पेसिफिक एंड ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक मतलब डॉट टू डॉट, ये वेरिएबल का इस वेरिएबल पे इफेक्ट क्या है, इस वेरिएबल का इस पे ज्यादा इफेक्ट आएगा, इसका कम इफेक्ट आएगा, इससे हमें पता नहीं, आइडिया नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स, उसके जो भी पर्पस है आपका, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको करने का। ठीक है, तो वो सब क्लियर होना चाहिए आपको। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। नो वेग टर्म्स। वेग मतलब कि ऊपरी टर्म्स। नो अनक्लियर, या जिनका टर्म मतलब क्लियर नहीं है, बहुत ज्यादा हाई फाई वर्ड यूज कर लेना, या जिनके एम्बिगुअस मीनिंग है, बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं जिसके। ठीक है, तो उसको आपको अवॉइड करना है। हाइपोथेसिस शुड बी क्लियर, स्पेसिफिक, ट्रांसपेरेंट, ऐसा कुछ। ठीक है, स्पेसिफिकली स्टेटेड द
पोस्टेड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा, एक छोटी सी स्टडी है, टेक्निकल एंड ह्यूमैनिटी स्टूडेंट पर्सपेक्टिव ऑन द डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको अगर ये समझ में ना आए, आप यहाँ पे लिख सकते हो फिजिकल एजुकेशन या फिर स्पोर्ट्स, बहुत सिंपल है सिर्फ समझने के लिए। टेक्निकल एंड ह्यूमैनिटी स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, मतलब ह्यूमैनिटीज में हम ही आते हैं, ह्यूमैनिटीज का पर्सपेक्टिव क्या है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? कोई आइडिया? स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव Independent variable, sir. हो सकता है। स्टूडेंट का Yes, sir. पर्सपेक्टिव एक तरीके से इनका जो पर्सपेक्टिव है किसके प्रति, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिजिकल एजुकेशन के प्रति क्या पर्सपेक्टिव है, तो हम इसको कह सकते हैं इंडिपेंडेंट, इसको कहते हैं डिपेंडेंट। ये डिपेंड कर रहा है इस पे, ठीक है। इसमें आपको हाइपोथेसिस देखना है, ठीक है। मैं बहुत सारी चीजें स्लाइड में इंक्लूड नहीं कर पाता, इसका मतलब ये नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको वो चीजें बीच बीच में पकड़ के लिखनी पड़ेंगी या लिखना चाहिए आपको, क्योंकि वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे अभी 2-3 चीजें यहाँ पे बताऊंगा, उसको ध्यान रखना। एक तो हाइपोथेसिस ये बना, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये सब, स्टूडेंट्स परसुइंग टेक्निकल स्टडीज हैव अ हायर लेवल ऑफ, इसको अभी के लिए मार्क करेंगे, हायर लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एआई यूज देन परसुइंग ह्यूमैनिटी स्टडीज। स्टूडेंट परस्यूइंग टेक्निकल स्टडीज जो करते हैं उनके पास हायर लेवल होता है इंफॉर्मेशन का रिगार्डिंग एआई व्हेन कंपेयर टू ह्यूमैनिटीज, ठीक है, इतना से याद रखना है। हाइपोथेसिस 2 क्या कह रहा है, चलो इसी पे बात करते हैं, ठीक। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? H1 टेक्निकल स्टूडेंट, क्या लिखूं बीच में? ये ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है? टेक्निकल स्टूडेंट और ह्यूमैनिटी स्टूडेंट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति पर्सपेक्टिव या नॉलेज किसका ज्यादा बोला है? टेक्निकल स्टूडेंट। हाइपोथेसिस कह रहा है कि भाई टेक्निकल स्टूडेंट के पास ना ज्यादा है। ये नहीं कह रहा, हमें नहीं पता। अगर वो ये कह रहा होता, यहाँ नीचे देखना कि टेक स्टूडेंट्स का इक्वल नहीं है ह्यूमैनिटीज से, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू ह्यूमैनिटीज, उस केस में हम ये साइन ना लगा के हम लिखते नॉट इक्वल टू, और फिर प्रूव करने की कोशिश करते कि भाई ज्यादा है या कम है। लेकिन उसके पास एक आइडिया है रिसर्चर के पास, और वो क्लियरली स्टेट कर रहा है, क्लियरली, मैंने जो अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े कि इट शुड बी क्लियर, तो क्लियरली स्टेट कर रहा है कि हायर है, लेवल हायर है, इससे मेरा टाइम बचेगा, मेरी एनर्जी बचेगी, मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो मैंने बता दिया कि हायर है, आपको नीचे देखने की जरूरत नहीं है, आपको हायर देखना है। तो टेक्निकल स्टूडेंट जो है हायर लेवल की इंफॉर्मेशन है उनके पास एआई को लेके व्हेन कंपेयर टू ह्यूमैनिटी स्टूडेंट। समझ आया? This type Yes, of sir. hypothesis is known as two-tail hypothesis. जो दोनों साइड जा, sorry. This type of hypothesis is known as two-tail Untail. hypothesis. ठीक है? This is known as one-tail. वन-टेल बहुत सिंपल है कि इसकी जो पूंछ है एक ही तरफ है, हमें काम एक ही तरफ करना है, हमें सब कुछ पता है जो यूनिडायरेक्शनल है, तो इसी की हमने बात की थी, ये यूनिडायरेक्शनल है, ये वन-टेल है, ये इसकी हम दोनों तरफ जा सकते हैं। हमें पता नहीं किसकी ज्यादा होगा, हो सकता है ह्यूमैनिटीज का ज्यादा, हो सकता है टेक्निकल स्टूडेंट्स का ज्यादा हो, हम पहले उसको सर्च करेंगे, उसके बाद बताएंगे किसका है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज टू टेल हाइपोथेसिस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सर जहाँ टू टेल्ड हाइपोथेसिस होगा मतलब वहां पे हमें दोनों डायरेक्शन चेक करना पड़ेगा कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एग्जैक्टली दोनों डायरेक्शन में हमको अपनी स्टडी को लेके जाना पड़ेगा।
मतलब स्टडी तो वही होती है पर आपको रिजल्ट ना ऐसे कुछ मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको रिजल्ट जो है ज्यादा से ज्यादा ऐसे मिलेगा कि इनका टोटल स्कोर 78 आया और इनका स्कोर आएगा 75, 76, 70। ठीक। कोई दूसरी स्टडी और करोगे तो इनका हो सकता है 80 आ जाए और इनका आ जाए 70 या 69। मतलब इसका ज्यादा ही मिलेगा हमेशा। लेकिन इस केस में थोड़ा सा ऐसे हो सकता है कि आपको कभी 78 और 90 मिल जाए, कभी 90 और 70 मिल जाए, तो दिस इज बोथ डायरेक्शनल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सर अगर दोनों में से बेटर कौन सा है बोलेंगे तो सर वन टेल टेस्ट को बेटर है बोल सकते हैं क्या सर? वन टेल टेस्ट ज्यादा बेटर है रिसर्चर के लिए, क्योंकि उसको उस चीज पे कॉन्फिडेंस होता है, उसका टाइम सेव होता है और दैट इज यूनिडायरेक्शनल। यहाँ पे चीजें जब क्लियर नहीं है उस केस में आप इसको फ्रेम कर रहे हो नॉट इक्वल टू वाले को, तो आपको उस चीज का उतना आइडिया नहीं है, तब जाके आप नॉट इक्वल टू कह रहे हो। अगर उसके बारे में नॉलेज होता तो आप ये वाला करते, ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है। ओके सर। ठीक। और थोड़ा एक दो एग्जांपल और देखते हैं। सेकंड हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है? मेल स्टूडेंट हैव डिफरेंट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एआई यूज देन फीमेल स्टूडेंट्स। आई होप ये तो क्लियर होगा। अब जो सेकंड वाला हाइपोथेसिस है वो कैसा है? जो सेकंड वाला है वो कैसा है? मेल One स्टूडेंट, tail. फीमेल, क्या आएगा बीच में? सर इसको टू टेल्ड बोल सकते हैं क्या सर? सर ये टू टेल है। वेरी नाइस। उन्होंने कहा हैव डिफरेंट लेवल। हमें नहीं पता कि हायर है लोअर है, वी डोंट नो एनीथिंग। हमने कहा कि भाई मेल और फीमेल का इक्वल नहीं है, मतलब कि डिफरेंट है। नल हाइपोथेसिस क्या होता है इसका? मेल का जो नॉलेज है इज इक्वल्स टू फीमेल नॉलेज। दिस इज नल, कोई डिफरेंस नहीं है। नल हाइपोथेसिस इज आल्सो नोन एज हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस। किसी भी चीज में कोई डिफरेंस नहीं है। पहले इनकम 2000 थी, हाँ हम मान के चलेंगे 2000 ही है। मेल और फीमेल का इक्वल है आईक्यू, या फिर एआई को लेके पर्सपेक्टिव इक्वल है, इन्फॉर्मेशन इक्वल है, हाँ हम मान के चलेंगे यही इक्वल है। अनटिल एंड अनलेस कोई दूसरी चीज प्रूव नहीं हो जाती तब तक यही बिल्कुल राइट रहेगा। अभी समझ में आया? सेकंड एग्जांपल से क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक। थर्ड हाइपोथेसिस लेते हैं। स्टूडेंट परसुइंग टेक्निकल स्टडीज हैव मोर फेवरेबल परसेप्शन रिगार्डिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एआई देन ह्यूमैनिटी स्टूडेंट। इस केस में क्या होगा? कौन सा टेल होगा? वन टेल। One tail, sir. ऑब्वियसली दिस इज वन One टेल, tail. क्योंकि यहाँ पे मोर उन्होंने ऑलरेडी लिख दिया है। इसका मतलब कि टेक स्टूडेंट्स का क्या हो, कौन सा साइन लगेगा? ग्रेटर देन का। टेक स्टूडेंट का ज्यादा है, उन्हें पता है ज्यादा है। कितना ज्यादा है उसके लिए वो स्टडी कर रहे हैं। ज्यादा है, उन्हें पता है कि ज्यादा ही आएगा, मोर। लेकिन कितना ज्यादा है? ये 90-10 है या 90-89 है या फिर 90-85 है, ये उनको पता करना है, इसलिए वो स्टडी कर रहे हैं। पता तो है उनको टेक्निकल, क्योंकि एआई है, टेक्निकल चीज है, तो ऑब्वियस सी बात है कि टेक्निकल लोगों को ज्यादा पता होगा, है ना, ह्यूमैनिटीज को नहीं पता होगा। लेकिन कितना ज्यादा पता है, कितना डिफरेंस ज्यादा है, या फिर कितना कम है? क्या इनको 90 पता है और ये आउट ऑफ ट्रेंड है बिल्कुल, जो अब आज 21st सेंचुरी से बाहर चल रहे हैं? जैसे मैं मानता हूँ कि फिजिकल एजुकेशन में उतना ज्यादा एआई को लेके अवेयरनेस नहीं है, लेकिन क्या हम लोग एकदम ही जीरो है एआई को लेके? तो उस पे मैं अगर स्टडी करूं तो मैं एक हाइपोथेसिस बनाऊंगा कि हमारा जो एआई को लेके नॉलेज है वो थोड़ा सा कम है। कितना कम है उसके लिए मैं स्टडी करूंगा। आई होप दिस इज क्लियर। यस सर। सर एक डाउट था सर। सर अभी जैसे कि हमें यहाँ पे बोल दिया कि मोर फेवरेबल परसेप्शन, लेकिन सर अगर अगर नहीं, मतलब मोर फेवरेबल तो ठीक है सर, लेकिन अभी नहीं आपने आया। जैसे कि वो क्वांटिटीज में बताया सर, जैसे कि जैसे ठीक। कि 90 है 10 है, तो सर कितना ज्यादा है? अगर सर हम इस पर्टिकुलर इसमें जाए तो मतलब तब ये टू टेल हो सकता है क्या सर? सर जैसे कि मतलब नहीं, हम कितना टू ज्यादा टेल तो है? नहीं होगा ये, टू टेल तो नहीं हो सकता। आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टू टेल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप कह दे रहे हो मोर है ना, तो ये ऑलरेडी एक डायरेक्शन में चला गया। अब मैं ये कह सकता हूं कि मोर देन 50, मोर देन 60, मोर देन 70, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि भाई लेस देन भी हो सकता। लेस देन पे आया तो टू टेल होगा, लेकिन मतलब नॉट इक्वल पे आया तो वो लेस देन मोर देन दोनों हो सकता है। लेकिन अगर मैंने एक डायरेक्शन डिफाइन कर दी ना, तो फिर वो यूनि डायरेक्शन ही रहेगा, वो टू टेल नहीं हो सकता। समझ में आया? सर सर वो तो समझ में आ गया सर। मतलब मैं ये कह ठीक। रहा हूँ कि सर जब नंबर्स में देखेंगे
कि सर मतलब जब हम नंबर्स में देखेंगे कि कितना ज्यादा है एग्जैक्ट, अगर हमें निकालना है सर कि कितना ज्यादा है, तब तो सर हमें बहुत सारे कंडीशंस देखने पड़ेंगे ना कि कितना ज्यादा है के लिए सर। तब पूछ रहा हूँ कि मैं अगर तब ऐसा कुछ हो सकता है उस टाइम पे हाइपोथेसिस क्वेश्चन क्या है, ये सब समझ में आया मुझे। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि सर वो वन डायरेक्शनल होगा या टू डायरेक्शनल होगा सर, जब हम एग्जैक्ट क्वांटिटीज में निकालेंगे सर की। हाँ, वो वन डायरेक्शनल ही होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी हाइपोथेसिस को सेट कर दिया है, अब वो यूनिडायरेक्शनल ही रहेगा। ओके सर, क्योंकि सर वो यूनिडायरेक्शनल इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पे बोल दिया कि पहले ही मोर है कि ज्यादा ही आएगा हमें। एग्जैक्टली। ओके सर। अब ये हो सकता है कि आपने बनाया हो यूनिडायरेक्शनल, लेकिन आपने जब स्टडी की तो आपने पाया कि ह्यूमैनिटीज के जो स्टूडेंट है उनकी जो ये आया, क्या कहते हैं, उनका जो आईक्यू आया या उनका जो परसेप्शन आया वो ज्यादा आ गया। उस केस में आपका हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा? टू टेल्ड हो जाएगा। ओ, टू टेल कैसे हो जाएगा आपका हाइपोथेसिस? रिजेक्ट सर हाँ सर, रिजेक्ट ही हो जाएगा सर। रिजेक्ट हो जाएगा, आपका यस सर। हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। या फिर मैं ये कहूंगा नल हाइपोथेसिस फेल्ड टू बी रिजेक्टेड। नल हाइपोथेसिस जो कि रिजेक्ट करने के लिए होता है वो यस फेल्ड सर। टू बी रिजेक्टेड हो गया। नल हाइपोथेसिस फेल्ड टू बी रिजेक्टेड, टू बी रिजेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ? सर मतलब अल्टरनेटिव हम हाइपोथेसिस पे क्या इफेक्ट आएगा? सर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अब प्रूव नहीं हो पाया। एग्जैक्टली, बहुत करेक्ट टर्म्स में बोला आपने। हम कोशिश कर रहे थे इसको प्रूव करने के लिए, लेकिन अब ये प्रूव नहीं हो पाया, तो हमने कहा दिस फेल टू बी रिजेक्टेड, और टिल द टाइम दिस इज प्रूवन, ये वाले को हम जब तक प्रूव नहीं कर देते, द थिंग्स विल रिमेन स्टेटस को। समझ में ये याद है कुछ? कल मैंने बोला था, मैं टर्म को बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। स्टेटस को मतलब कि जब तक कोई दूसरा रिसर्चर इसको प्रूव नहीं कर देता, दिस विल रिमेन स्टेटस को, मतलब कि वैसा ही रहेगा जैसा ये है अभी। क्लियर? यस सर। फेल टू बी रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, वो सब ठीक है। अब एक छोटा सा सवाल मेरा कि जैसे यहाँ पर दिख भी रहा होगा आपको कि एक स्टडी में कितने हाइपोथेसिस बनाए जा सकते हैं, बताओ। ये एक प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है, हमने खूब भी थ्योरी पढ़ लोगे इसका आंसर आपको थ्योरीज में नहीं मिलेगा। कितने हाइपोथेसिस बनाए जा सकते हैं? सर कितने भी बना सकते हैं। एग्जैक्टली, ये रिसर्चर पे डिपेंड करेगा, रिसर्चर कितने भी हाइपोथेसिस बना सकता है, बस क्लियर होने चाहिए, एम्पेरिकली प्रूवन होना, मतलब टेस्टेबल होने चाहिए, और हाइपोथेसिस कितने भी बनाए जा सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि रिसर्चर का प्रायर नॉलेज क्या है, या फिर उसने पहले चीजें क्या क्या देखी हुई हैं। जैसे कि इस केस में वो दो ऐसे भी हाइपोथेसिस बना सकता था, इसको ध्यान से देखना, इन दोनों को क्लब कर सकता था, वन और थ्री को, वन और थ्री को क्लब कर सकता था। कैसे? स्टूडेंट्स परसुइंग टेक्निकल स्टूडेंट हैव मोर फेवरेबल परसेप्शन एंड हैव हायर लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन। दो वेरिएबल है, हायर लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, ये पहला वेरिएबल है V1, और मोर फेवरेबल परसेप्शन ये दूसरा है V2। इन दोनों को अगर मैं साथ में लिख देता कि स्टूडेंट परसुइंग टेक्निकल स्टडीज हैव हायर लेवल ऑफ परसेप्शन एंड मोर फेवरेबल परसेप्शन व्हेन कंपेयर्ड टू सो एंड सो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, तो ये एक क्वेश्चनर भी मेरा, एक जो हाइपोथेसिस है वो भी बन सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है मैं इनको और 3-4 हाइपोथेसिस बना सकता था, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस पॉइंट ये है कि रिसर्चर पे डिपेंड करता है कि हो सकता है ये तीनों ही ना, ये तीनों ही एक में हो सकते थे। अगर मैं ये मान लेता यहाँ पे कि मेल या फीमेल का किसी भी एक का ज्यादा है या हायर है या मोर है, तो उस केस में तीनों ना एक भी हो सकते थे। या फिर कई बार ऐसा होता है एक स्टडी में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। जैसे मैं एक कंपेयर करना चाहूँ कि फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट जो है वो मेल और फीमेल में क्या होंगे, तो मैं ये सारे वेरिएबल्स, फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट क्या क्या है, एक दो नाम बोलो जल्दी जल्दी। सर एजिलिटी फिजिकल नहीं है, कोऑर्डिनेशन फिजिकल नहीं है, एबिलिटीज, सर स्पीड, एजिलिटी, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन। एंडोरेंस। ठीक है। मैंने बोला ये चार को मेरे को टेस्ट करना है, ये चार वेरिएबल्स को मुझे टेस्ट करना है। मैंने बोला या तो मैं इनके लिए अलग अलग हाइपोथेसिस बना लूं चारों के लिए, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस विल बी हायर इन मेल्स देन इन फीमेल्स, फ्लेक्सिबिलिटी विल बी हायर इन मेल्स देन इन फीमेल्स, एंड या तो मैं चारों बना लूं, या तो मैं कहूँ कि
फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स विल बी हायर इन मेल व्हेन कंपेयर्ड टू फीमेल। या फिर मैं ये कहूँ कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस विल बी muscular endurance will be higher in males when compared to females, but और उसके नीचे hypothesis 2 लिख दूं, ये कहूँ कि flexibility will be higher in females when compared to males। तो this is entirely my decision, this is entirely my take। समझ में आया? क्लियर? यस सर। ठीक, अब हम स्टेजेस देख लेते हैं हाइपोथेसिस की एक बार। स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। स्टेट द हाइपोथेसिस, हमें पता चल गया आप स्टेटिंग कैसे होना चाहिए, उसकी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको छोटा छोटा फॉलो करते जाओ और आपका हाइपोथेसिस आपको बन के मिल जाएगा। कितने होने चाहिए, क्या होने चाहिए, कैसे लिखे जाने चाहिए, आपको सब पता चल गया। क्लियर होना चाहिए, उसका स्पेसिफिक होना चाहिए, और डायरेक्शन हो अगर है तो आपको पता है तो लिखो उसके बारे में। तो ये सब स्टेटिंग में आ रहा है। सेट द क्राइटेरिया फॉर अ डिसीजन। क्राइटेरिया मतलब कि क्या? सर मतलब कुछ ऐसे सर मतलब कुछ ऐसा टास्क वो कुछ ऐसा पार्ट होना चाहिए जिसको मतलब जिसको क्रॉस करने पर हमें एग्जैक्टली बेंचमार्क पैरामीटर। वेरी गुड। मैंने कहा टेस्ट 10 नंबर का है और मैंने कहा 4 नंबर विल बी द पासिंग मार्क्स। तो दिस इज द क्राइटेरिया ऑन विच आई विल बी जजिंग अ हाइपोथेसिस। आई विल बी जजिंग द हाइपोथेसिस, इस पे मैं जज करूंगा। तो मैंने कहा कि मैं 100% श्योर हूँ। कोई स्टडी में लेके आया, मैंने बोला कि मेरी ट्रेनिंग लो, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग में लेके आया हूँ, इसको करो, ये बहुत बढ़िया ट्रेनिंग है। मैंने कहा भाई मैं 100% श्योर हूँ, ठीक है। लेकिन आपने कहा नहीं सर कुछ क्राइटेरिया सेट करो कि अगर आप नहीं श्योर हुए तो क्या। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं ना 95% श्योर हूँ, मैं 95% कॉन्फिडेंस हूँ। अगर 95 के रिजल्ट, मतलब कि इसका ऐसे बिल्कुल समझ सकते हैं इसको, 100 में से जितने लोग मेरी ट्रेनिंग करते हैं उनमें से 95% अगर इफेक्ट आया तो मैं कहूँगा मेरी ट्रेनिंग इफेक्टिव है। 5% पे नहीं आया मतलब कि 95 पे है इफेक्टिव और पांच लोगों पे नॉट इफेक्टिव, तो मैं कहूंगा मेरी ट्रेनिंग इफेक्टिव है। लेकिन अगर 94 पे इफेक्टिव आई और 6 लोगों पे अनइफेक्टिव आई तो मैं कहूंगा, क्या कहूंगा? इफेक्टिव नहीं है ट्रेनिंग। इफेक्टिव नहीं है मेरी ट्रेनिंग, क्योंकि मुझसे पूछा गया था कि सर आप कितने पे सेट करोगे, तो मैं तो कह रहा था भाई 100%। लेकिन किसी ने मुझे ज्ञान दिया कि नहीं नहीं 100 पे मत सेट करो, गलतियां हो जाती है रिसर्च में, छोटी मोटी गलतियां होती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप बात सही कह रहे हो। तो मैंने कहा 95 पे। अगर मेरी स्टडी अच्छी है, मेरी इंटेंसिटी मतलब मेरी जो ट्रेनिंग बनाई हुई है मैंने वो बहुत बढ़िया है, तो वो 90 मतलब 100 में से 95 लोगों पे काम करनी चाहिए। 5% उसमें एरर, यहाँ पे एक टर्म आ गया एरर, मैं मान के चलता हूँ कि 5% एरर आ सकता है, लेकिन 95% में बहुत श्योर हूँ। तो ये मेरा क्राइटेरिया हो जाएगा डिसीजन लेने का। समझ में आया? किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का दिस विल बी द क्राइटेरिया। अगर इस क्राइटेरिया के नीचे जाती है चीजें जैसे कि 94, 94.5, तब भी हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड और नल हाइपोथेसिस विल बी फेल टू बी रिजेक्टेड, क्योंकि वो तो वैसा का वैसा बना रहेगा। आपकी ट्रेनिंग अभी इफेक्टिव नहीं है, जब प्रूव कर पाओगे तब बोलना कि ट्रेनिंग इफेक्टिव है। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये है इसका क्राइटेरिया और इसी को कहा जाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये जो 95% मैंने लिखा ना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसी को कहा जाता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 90 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, 97 भी हो सकता है, 100% नहीं हो सकता, क्योंकि देयर इज नो सच रिसर्च। अभी तक ऐसा बिल्कुल माना नहीं गया और ये एकदम सही चीज़ है, लॉजिकल चीज़ है कि रिसर्च एक बहुत बड़ी और बहुत लंबी प्रोसेस है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां होती ही है उसमें। तो आप ये मान के चलते हो कि 1-2% एरर, 5% एरर, आइडियली 5% एरर कहीं भी आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो 95% आपको मान के चलना है। ठीक, दिस इज क्राइटेरिया। कंप्यूट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, इससे क्या समझ में आया आपको? आपने एक बार क्राइटेरिया लगा दिया कि भाई मुझे जो है 95 चाहिए, 100 में से 95 को आना चाहिए। ठीक है, अब आपको कोई ना कोई स्टैटिस्टिक्स भी तो लगानी पड़ेगी इसको जज करने के लिए। हो सकता है वो टी टेस्ट हो सकता है वो एफ टेस्ट हो सकता है वो एनोवा हो, या कोई भी टेस्ट हो, उसके बेसिस पे आप इसको जज करोगे। तो दिस इज नोन एज टेस्ट स्टैटिस्टिक्स।
टेस्ट, स्टैटिस्टिक्स, और उसके बाद आप एक फाइनली एक डिसीजन लेते हो। समझ आया? किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक, स्टेप्स एकदम याद कर लेना। स्टेट द हाइपोथेसिस, सेट द क्राइटेरिया फॉर डिसीजन मेकिंग, कंप्यूट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, और उसके बाद मेक द डिसीजन। तो क्राइटेरिया पहले सेट करना है, फिर स्टैटिस्टिक्स लगाना है, और फिर डिसीजन लेना है। इसको नीचे नहीं कभी शफल होके आया तो आपको ध्यान रखना है कि क्राइटेरिया पहले डिसाइड होगा, फिर स्टैटिस्टिक्स होगी, और उसके बाद डिसीजन होगा या फिर कंक्लूजन होगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स आपको याद रखना है, ये सीक्वेंशियल ऑर्डर कहीं में आ सकती है। एक छोटा सा ओवरव्यू हम नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का देख लेते हैं। ये छूट गया, ऑल्दो मेरे हिसाब से आपको क्लियर ही होगा, लेकिन थ्योरी को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव पे हमने काफी बात कर ली, लेकिन इसमें कुछ एक आध दो पॉइंट अगर होंगे तो और डिस्कस कर लेंगे। नल हाइपोथेसिस H नॉट बोला जाता है, H नॉट से stated as null is a statement about a population parameter such as the population mean that is assumed to be true। मतलब कि वही जब तक प्रूव नहीं किया जा सकता तब तक उस पॉपुलेशन मीन को आप सेट करके 2000 ही मान लेते हो। 2000 मतलब कि वही इनकम वाला यही मान के चल लेते हो। ठीक है, जब आप इसको डिस्प्रूव कर दोगे, इसको खत्म कर दोगे, तब आप कहोगे कि नई जो हाइपोथेसिस है, नया जो पॉपुलेशन मीन है वो आपने सेट कर दिया, पैरामीटर सेट कर दिया। अब अगर जो कोई नेक्स्ट आएगा, फॉर एग्जांपल आपने इसको प्रूव कर दिया, तो अब जो कोई नेक्स्ट आएगा ना, तो उसको नल हाइपोथेसिस क्या मानना पड़ेगा? उसके लिए अब ये नया नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। ठीक है, और रिसर्च हाइपोथेसिस वो कहेगा कि ये 2500 से कम है भाई या ज्यादा है भाई। ठीक है, समझ में आई ये चीज, ये ट्रांजिशन समझ में आया? यस सर। यस सर। नल हाइपोथेसिस स्टार्टिंग पॉइंट, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है। नल हाइपोथेसिस मेंट टू बी रिजेक्टेड, ये आपको याद हो जाना चाहिए। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात करें तो थिंग्स एंड फिनोमेना आर सेम टिल द टाइम वी प्रूव इट इजंट स्टेटस को। थिंग्स विल बी सेम, थिंग्स विल बी अंडर null hypothesis until we prove it that alternative hypothesis is correct। ठीक, so other than null we have alternative direction, मतलब कि किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। null hypothesis क्या है? no difference। तो उसके अपोजिट में क्या मिलेगा? कोई ना कोई अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव, इसीलिए इसको कहा गया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और इसी ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेफ्ट राइट कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, so this is known as alternative। keep in mind that the only reason we are testing the null hypothesis is because we think it is wrong। समझ में आया जो मैं शुरू में कह रहा था कि रिसर्चर बहुत बाइस्ड होता है इसके लिए, या फिर वो चाहता है इसको रिजेक्ट किया जाए, वो मान के चलता है कि ये गलत है ना? याद है? यस सर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, इसको H1 से डिनोट किया जाता है, इसको रिसर्चर हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहा जा सकता है। ठीक है, contradicts null hypothesis, ठीक, by stating that the actual value of population parameter is less than, greater than or not equal to। not equal to के केस में कौन सा टेल हो जाएगा? टू टेल, वन टेल? टू टेल सर। टू टेल। ग्रेटर देन और लेस देन के केस में वन टेल टेल। होगा सर। वन इसे हम यूनिडायरेक्शनल, इसे हम बायडायरेक्शनल। टू द वैल्यू स्टेटेड इज नल हाइपोथेसिस। ठीक है, ये एक छोटा सा इन्फोग्राफिक है, ये एक छोटा सा इन्फोग्राफिक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है मैंने ही। ठीक है, इसको एक बार देख लेंगे, आपको डिफरेंसेस का, और अब इफ यू वांट इसका स्क्रीनशॉट लेना ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें आपको एक रिवीजन मिल जाएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत बार आपको नेट में मिलेगा, इसके क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली मिल जाएंगे आपको नेट में, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना वर्दी है। ठीक, नल हाइपोथेसिस कैसे डिनोट किया जाता है? अल्टरनेटिव ये हो गया, ऑल्सो नोन एज हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस, ऑल्सो नोन एज रिसर्चर हाइपोथेसिस, और HA, हाँ इसको HA से भी डिनोट किया जाता है, HA। ठीक है, अल्टरनेटिव, HA और H1। नो रिलेशन, नो एसोसिएशन बिटवीन ग्रुप्स। तो ये क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट आ सकता है ये क्वेश्चन में कि विच इज द हाइपोथेसिस व्हिच इज स्टेटेड एज नो रिलेशन, नो एसोसिएशन और बिटवीन नो ग्रुप्स, सॉरी एसोसिएशन बिटवीन टू ग्रुप्स इज निल, और नो एसोसिएशन, उस केस में आप बोलोगे नल हाइपोथेसिस। और डिस्क्राइब्स अ डिफरेंस और एसोसिएशन बिटवीन, एसोसिएशन व्हिच रिसर्चर वांट टू प्रूव, जो रिसर्चर प्रूव करना चाहता है उसको। ठीक है, ये बताता है, डिस्क्राइब करता है। ठीक है, meant to be rejected पढ़ लिया हमने, meant to be accepted। ठीक है, researcher want to prove, that is known as meant to be accepted। एग्जाम्पल इसका छोटा सा ले लें कि researcher want to see effect of running on obesity,
नल हाइपोथेसिस क्या होगा? नो डिफरेंस, बिफोर रनिंग आफ्टर रनिंग नो डिफरेंस, विल बी सेम। म्यू म्यू क्या है यहाँ पे? म्यू क्या है? म्यू है मीन, ठीक है। तो मीन ऑफ ग्रुप बिफोर रनिंग, फॉर एग्जांपल ए ग्रुप था, बी ग्रुप था, या फिर ए ग्रुप है, ये जब पहले रन किया तो इसका मीन आया 50, ठीक है। और ये जब बाद में रन किया, आफ्टर जो रन किया तब भी आया 50, तो मैं कहूंगा नल हाइपोथेसिस इज मीन ऑफ प्री टेस्ट, मतलब कि दौड़ने से पहले, मीन ऑफ पोस्ट टेस्ट इज इक्वल। समझ आया? मीन जो म्यू का मैंने मतलब बताया। यस सर। ठीक। और अगर हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में देखें तो क्या होगा? रनिंग और ओबेसिटी के, मैंने कहा कि भाई ये 50 था, मान लेते हैं 50 था, ठीक है, प्री 50 था, मीन ये म्यू का रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ये 50 था, और इसके बाद क्या होने वाला है मुझे पता नहीं, मतलब कि नॉट इक्वल टू 50 आ जाएगा। मैंने आपको पूछना चाहिए था, ये नॉट इक्वल टू 50 आ जाएगा। समझ में आया? और मान लेते हैं कि इस पे कोई फिजिकल एजुकेशन वाला रिसर्च करे, जैसे पता है रनिंग का ओबेसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, तो वो कैसा हाइपोथेसिस बना सकता है? जल्दी बताओ। सर क्वेश्चन क्या है? मैंने कहा कि ये तो, एक तो ये जो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ये तो नल हाइपोथेसिस हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये, सॉरी, अल्टरनेटिव हो गया। एक और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमको बनाना है, ये तो सिंपल है, नॉट इक्वल टू लगा दिया। अगर हमको इसको कोई डायरेक्शन देनी है, इसको और प्रिसाइज करना है, ये तो थोड़ा यूनि बाई डायरेक्शनल है, इसको और थोड़ा प्रिसाइज करना है, तो मेरा ग्रेटर हाइपोथेसिस देन क्या या हो सकता लेसर देन बता देंगे सर। है? हाँ, सर ग्रेटर देन या फिर लेसर देन बता देंगे, अगर हमें और प्रिसाइज लेस करना देन है। या ग्रेटर, आपके सामने टॉपिक है ना, आपको इसका नॉलेज है, मैंने इसलिए बोला कि आप फिजिकल एजुकेशन से इफेक्ट ऑफ रनिंग ऑन ओबेसिटी क्या आ सकता है। सर Pre is घट greater जाएगा। than प्री टेस्ट विल बी, greater than post. obesity will be greater in pre-test when compared to post-test। ठीक है, तो पोस्ट टेस्ट की जो ओबेसिटी आएगी वो कहीं ना कहीं कम आएगी, तो इसलिए म्यू जो होगा पहले का, बिफोर, विल बी मोर देन म्यू आफ्टर। ओबेसिटी इसलिए कम हो रही है, ठीक है, ये ज्यादा नहीं होगी, ध्यान रखना। समझ में आई? ये सब चीज समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो ये, इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। चलो, हाइपोथेसिस ऑलमोस्ट इतना ही है, मतलब समझने के लिए इतना ही है। एक छोटी सी चीज इसमें रहेगी, मैं बता दूंगा आपको जब कभी क्वेश्चन आएगा तो। इसमें 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन विल फिनिश दिस क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम एरर्स को शुरू करेंगे, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये सब चीजों को थोड़ा थोड़ा देखेंगे, तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा स्टैटिस्टिक्स का, आपका बेस थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना है बस। Which of the following statement will be considered true in case of good hypothesis? Choose the correct from the codes given below. ध्यान से पढ़ो, इसका आंसर करो। I want all of you to answer. सर डी। करेक्ट आंसर पूछा है, ठीक है। It should be derived from existing theory of knowledge. It should be clearly indicated the relation between variable postulated. It should test a theory. It should be related to a current issue. It should be stated a concise and lucid manner. करेक्ट, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ये पूछा है। क्या होगा आंसर? सर डी। डी होगा सर।
1 existing theory of knowledge, existing theory of knowledge, हाँ, it should clearly indicate the relationship between, हमें पता है कि hypothesis should be clear, और लास्ट वन क्या है, it should be stated in a concise and lucid manner. ठीक है. थ्योरी अभी हमने बात की थी कि थ्योरी को आप बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं करते हो, थ्योरी का बहुत ज्यादा क्लेम भी नहीं करते हो, क्योंकि थ्योरी इज समथिंग विच इज ऑलरेडी प्रूवन. ठीक है, तो वो थ्योरी ऑलरेडी सेट हो चुकी है, उसको आप प्रूव नहीं कर सकते हो, और दिस इज लाइक अ रैंडम थिंग की रिलेटेड टू अ करंट इशू. तो ये तो बहुत रैंडम चीज है. इसका राइट आंसर विल बी डी. ठीक है, कितने लोगों को मिला? 13. गुड. एक लास्ट क्वेश्चन है. Which of the following statement will be considered true characteristics of hypothesis? लीव इट, ये तो ऑलमोस्ट वैसा ही है, ये देख चुके हैं. ये वाला कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. ठीक है, इन जनरल डिस्कस कर लेते हैं इसको. असर्शन कह रहा है नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर लाइक obverse and reverse of a coin, meaning that one is rejected, the other is accepted, and vice versa. Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. This is correct. Obverse and reverse मतलब कि एक दूसरे के उल्टे हैं, दो साइड है एक कॉइन के, है ना. तो दिस स्टेटमेंट स्टैंड करेक्ट. सीधी सी चीज है, अगर एक को आपने रिजेक्ट कर दिया मतलब बाय डिफॉल्ट दूसरा एक्सेप्ट हो जाता है, एक को एक्सेप्ट कर लिया मतलब बाय डिफॉल्ट दूसरा रिजेक्ट हो जाता है ना. ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था. रीजन क्या दिया है? Formulation of null hypothesis in a study is relevant only when sample selection follows the principle of randomization. Is it true? False, sir. False, sir. पक्का? Yes, sir. क्यों false होगा? ट्रू है सर. Sir, principle of randomization जरूरी नहीं है फॉलो करे सर. ऐसा क्यों? जरूरी क्यों नहीं है? मोस्टली जब आप इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स करते हो, ठीक है, तो इट इज ऑफन कंसिडर्ड कि आप जो जब भी स्टडी करोगे, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज करोगे या एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करोगे, तो उस केस में आप मान के चलते हो कि देयर शुड बी एप्लीकेशन ऑफ दिस रैंडमाइजेशन प्रिंसिपल. ठीक है, क्योंकि उसी बेसिस पे आप ये कहोगे कि आपका जो सैंपल है वो बायस्ड नहीं है, आपका जो सैंपल है वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव है पॉपुलेशन का. गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. क्योंकि तभी आप उस चीज को अच्छे से प्रूव कर सकते हो. अदरवाइज आपकी जो स्टडी है उसमें कहीं ना कहीं बाइजनेस आ जाएगी, क्योंकि हो सकता है आप सैंपल वही सिलेक्ट कर लो जिनकी जो फिट है. ओबेसिटी पे चल रही है रिसर्च और आपने उन्हीं को सिलेक्ट कर लिया जो ऑलरेडी फिट है. तो दिस कुड क्रिएट सम नॉन रैंडमाइजेशन, कुड क्रिएट सम वैलिडिटी इशू. ठीक है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन इज रिक्वायर्ड. तो स्टेटमेंट Okay, तो sir. ये भी ठीक है. ठीक है, स्टेटमेंट ये भी Okay, ठीक है. ठीक, लेकिन क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नो सर. No, sir. वेरी गुड. इसमें बात की है दोनों हाइपोथेसिस के नेचर की, एक से दूसरे का क्या रिलेशन है, और यहाँ पे रैंडमली सिर्फ ये बात की हुई है कि फॉर्मुलेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस कैसे किया जाना चाहिए या कब किया जाना चाहिए. तो उस केस में स्टेटमेंट तो दोनों सही है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. गॉट इट? यस सर. सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर थोड़ा ठीक ठाक समझ में आया होगा. ठीक है,